बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो आज हमारी जो डिस्कशन है टेस्ट नंबर 5 यूनिट नंबर 2 बायो एनर्जेटिक्स। तो एमडी कैट बायोलॉजी का फ्री टेस्ट सेशन चल रहा है जी हमारा इंशाल्लाह। तो ये चलता रहेगा। तो इसको जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हुआ है, वो इससे फायदा हासिल कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं स्टार्ट पर दोबारा से बता दूं कि जी हमारा ये फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप है। पहले तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को, और उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करना है बेल आइकॉन, और उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा सेंड कर दें, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, विच इज सेपरेट फॉर द मेल एंड फीमेल। और इसके अंदर आप लोगों का ये जो टेस्ट सेशन चल रहा है उसमें एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट हो रहा है, और ये जो लास्ट टेस्ट हुआ अभी रिसेंटली वो था बायोएनर्जेटिक्स यूनिट नंबर 2, जो कि 2 अगस्त को हुआ। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो कल आप लोगों का जो टेस्ट है, बल्कि इसका टेस्ट हो चुका, जो आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट है वो है डाइजेशन का यूनिट नंबर 14, और ये है कल। तो कल रात को इंशाल्लाह ये टेस्ट होगा, उससे पहले पहले तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम इस डिस्कशन की तरफ। तो इसके आंसर्स मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि ये जो टेस्ट सेशन है इसमें एमडी कैट यानी पीएमडीसी एमडी कैट के साथ साथ जो नम्स के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो नम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं या वो देना चाहते हैं, तो उनको भी क्योंकि फायदा हो जाए, तो इसलिए हम दोनों के सिलेबस को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई नम्स के सिलेबस में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पोर्शन भी शामिल है, प्लांट्स का पार्ट भी शामिल है, इस वजह से मैंने फोटोसिंथेसिस के भी इसमें क्वेश्चन ऐड किए थे। और वैसे आप लोगों को मालूम होगा जी पीएमडीसी एमडी कैट के अंदर फोटोसिंथेसिस का पोर्शन शामिल नहीं है इस दफा। तो एनीवेज अब दोनों को फायदा हो जाए इस वजह से मैंने ये इसमें फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन भी ऐड किए थे। नंबर 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिएक्टेंट नॉट अ प्रोडक्ट, बहुत आसान था। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स प्रोसेस ड्यूरिंग वाटर इज वाटर ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेड्यूस होती है। ये आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी उसने जो है वो गलती की लिखी हुई है या गलत लिखा हुआ है, कि उसने बेसिकली दोनों की ही रिडक्शन का जिक्र कर दिया है, वाटर की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इस केस में वाटर की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूस रिस्पेक्टिवली। नंबर 3, नेट यील्ड ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन था। बेसिकली जब हम पूरी एक्चुअल इक्वेशन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में होते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप लोग आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट यील्ड निकलेगी। तो जब हम लोग 6 में से -12 करेंगे तो आंसर -6 आएगा, तो इसका मतलब नथिंग। तो इसी वजह से नेट यील्ड में अगर हम वाटर कहेंगे जी कोई नहीं होता, तो इसी वजह से नॉर्मल इक्वेशन के अंदर लास्ट पर प्रोडक्ट्स में वाटर को नहीं लिखा जाता। लेकिन एक्चुअली वाटर इज द रिएक्टेंट इन सम रिएक्शंस लाइट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन सम अदर रिएक्शंस लाइक डार्क रिएक्शन। तो वाटर लाइट रिएक्शन की के रिएक्टेंट्स होते हैं या रिएक्टेंट में शामिल होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है उसकी प्रोडक्ट में शामिल होता है। नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग पिगमेंट्स व्हिच वन इज द प्योर हाइड्रोकार्बन। ये इसलिए मैंने साथ फार्मूला भी लिख दिया है। Carotene is the pure hydrocarbon C40H56. Next one, number 5. What is wrong about the chlorophyll head? तो chlorophyll का head हाइड्रोफोबिक नहीं होता, हाइड्रोफिलिक होता है। बाकी फ्लैट प्लस स्क्वायर पोलर लाइट एब्जॉर्बिंग सब कुछ सही था। नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए? तो सिंपल था ये भी आंसर C55H72O5N4Mg। अब इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि समटाइम आपको हेड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफिल ए और बी का हेड डिफरेंट है क्योंकि इनकी टेल सेम होती है। टेल के अंदर आपको मालूम होगा जी C20H39। तो जब आप C20H39 को इसमें से माइनस कर देंगे इस पूरे फॉर्मूला में से, तो फिर आंसर आएगा C35H70 ये H33O5N4Mg, और ये हेड का फॉर्मूला होगा। और इस तरह से बी के फॉर्मूला में हाइड्रोजन को 2 कम कर देना है और ऑक्सीजन को 1 बढ़ा देना है, जैसे कि आप लोगों को सी पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है, और इसका हेड फॉर्मूला भी टेल के फॉर्मूला को बीच में से माइनस कर दें तो निकाला जा सकता है। नंबर 7, हु फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट लाइट वेवलेंथ्स इन स्पायरोजारा। बहुत आसान था, बीटा ऑप्शन एंजलमैन। सो इसने स्पायरोजारा के अंदर पहली दफा ये प्रोसेस को यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। नंबर 8, NADPH2 एंड ATP फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। इसमें से NADPH2 रेड्यूसिंग पावर है और ATP जो है इसके पास एसिमिलेटिंग पावर होती है। तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। नंबर 9, सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एफिशिएंटली एब्सॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि वहीं पर क्लोरोफिल होता है। तो बेसिकली ये क्लोरोफिल करता है, तो क्लोरोफिल जहां पर होगा आंसर होगा वही। तो डेल्टा ऑप्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नंबर 10,
cyclic electron flow in photosynthesis is different from non-cyclic electron flow. Why? Because cyclic के अंदर सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, while non-cyclic में ATP भी प्रोड्यूस होता है और NADPH2 भी प्रोड्यूस होता है। तो आंसर था जी चार्ली 11। आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जी लेवल PS2, यानी कि जो फोटो सिस्टम 2 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर वाटर। ये आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है कि जो चेन चल रही है वो PS2 से चलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो आगे जाते हैं वो बेसिकली वाटर के क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर ने PS2 को स्टार्ट पर ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए होते हैं, तो इसलिए PS2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर वाटर, जिसके ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और PS2 को वो इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे जो कि इसमें से निकल गए थे। नंबर 12, फोटोलाइसिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर की स्प्लिटिंग को हम लोग सिंपली कहते हैं फोटोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज एंजाइम्स। नंबर 13, हाउ मेनी फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NADP। तो एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ये चेन चलती है, तो इसी वजह से इसका आंसर है जी बीटा ऑप्शन 2। 14, विच वन इज नॉट रिलेटेड विद द डार्क रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है डार्क रिएक्शन से, क्योंकि उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, फिक्स भी होती है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब रिडक्शन भी होती है। 15, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल कौन है जी? ये G3P है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट कहा जाता तो फिर ग्लूकोज आंसर होता, लेकिन जो कैल्विन साइकिल है उसमें से जो आउटपुट बाहर आती है वो एक मॉलिक्यूल आता है G3P का, जो कि एक ट्राइओज है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 16, हाउ मेनी ATPs एंड NADPH2 आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसमें आपने क्या करना था? आपने 2 लाइट रिएक्शन को माइंड में रखना था और 2 डार्क रिएक्शन को, क्योंकि एक डार्क रिएक्शन का मतलब है एक कैल्विन साइकिल। तो एक कैल्विन साइकिल में से ट्राइओज बाहर आया, फिर एक और कैल्विन साइकिल चलेगा, फिर ट्राइओज बाहर आएगा, फिर वो दोनों मिलेंगे तो कहीं जाकर ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATPs चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए, क्योंकि एक कैल्विन साइकिल के लिए 9 ATP और 6 NADPH2 हैं। तो मैंने कहा कि 2 कैल्विन साइकिल चलेंगे तो डबल कर ले अमाउंट, तो इसका फिर आंसर होगा 18 ATP एंड NADPH2 कितने चाहिए? 12 चाहिए। नंबर नेक्स्ट है 17, कंपेंसेशन इज द पॉइंट व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन उसकी रिलीज के इक्वल होती है, नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस 0 होता है, डॉन एंड डस्क पर ये प्रोसेस चलता है, या पॉइंट इसका ताल्लुक डॉन एंड डस्क यानी कि जो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अर्ली इन द इवनिंग, जस्ट बिफोर सनराइज, जस्ट आफ्टर सनसेट होता है। 18, ग्लूकोज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज की फॉर्म में, यूटिलाइज होता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में, और स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। 19, द मोस्ट इफेक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इसमें से कौन सी है जी? रेड एरिया में हम इसको मोस्ट इफेक्टिव कहते हैं। नो डाउट एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें ज्यादा ऊंचा ग्राफ जो नजर आता है वो ब्लू का, लेकिन वो एसएससी पिगमेंट्स की वजह से होता है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव लाइट आप अगर कहेंगे तो ज्यादा रेड लाइट होती है। 12, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोसोल ऑक्सीजन इज नॉट इसेंशियल। ये ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, इसलिए ये एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस चलता है। 21, main difference between aerobic and anaerobic respiration is that anaerobic does not involve pyruvic acid oxidation। यानी pyruvic acid oxidation का ताल्लुक किसके साथ है? वो एरोबिक पाथवे के साथ है, एनारोबिक के साथ नहीं है। रिडक्शन को ही हम कहते हैं फर्मेंटेशन, वो भी इसमें होती है। पायरुविक एसिड प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में होती है, और जो डेल्टा ऑप्शन है वो बीटा और डेल्टा सेम चीज के दो नाम है। 22, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अगेन, तो लैक्टिक एसिड में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, अल्कोहल बनते हुए कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा डीकार्बोक्सिलेशन। 23, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल। तो साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस चलेगा, एनिमल सेल में भी साइटोसोल में ही चलेगा, यानी कोई भी सेल हो। ये सिर्फ आपको प्लांट सेल कह के कंफ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो आपको पेरोक्सिसोम का साथ नाम दिखाई दे रहा है, ये फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ग्लाइकोलिसिस किसी भी सेल में हम बात करें तो साइटोसोल में ही होता है। 24, व्हाट इज नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो टोटल 4 प्रोड्यूस होते हैं, 2 उसमें से हम माइनस कर दें जो कि एक्चुअली यूज हुए थे कहां पर, जो आप लोगों का शुरू का प्रेपरेटरी फेज होता है, तो इसलिए बाकी रह जाते हैं 2, तो नेट गेन कितना होता है 2। 25, विच प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो ग्लाइकोलिसिस में हुई, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्योंकि चला साइटोसोल में, तो इसलिए ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। बाकी
डीसीए साइकिल क्रैब्स साइकिल का दूसरा नाम है, C6 पाथवे उसका तीसरा नाम है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया पर चलती है। 26 व्हाट डज हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें कोएंजाइम ए रीजनरेट होगा, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वाटर की एडिशन होगी, रिमूवल नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता और चार्ली भी नहीं। तो बीटा ऑप्शन रीजनरेशन ऑफ कोएंजाइम ए। 27 सिंथेसिस ऑफ फ्यूमारेट ड्यूरिंग क्रैब्स साइकिल इन्वॉल्व्स। तो इसमें एफएडी मीडिएटेड ऑक्सीडेशन होती है, वैसे एनएडी मीडिएटेड होती है, 3 दफा एनएडी मीडिएटेड और 1 दफा एफएडी मीडिएटेड। और वो कब होती है? जब सक्सिनिक एसिड की डिहाइड्रोजनेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और उसमें फिर एफएडी इन्वॉल्व होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्यूमारेट बनता है। 28 हाउ मेनी टाइम्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्रैब्स साइकिल। अभी मैंने बता दिया 4 दफा, 3 दफा एनएडी मीडिएटेड और 1 दफा एफएडी मीडिएटेड। 29 एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रैब्स साइकिल, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन की मैं आपको 3 टाइप्स बता देता हूं। फोटो फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, और सबस्ट्रेट लेवल जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें भी एटीपी बनना सबस्ट्रेट लेवल है, और क्रैब साइकिल में भी जो एटीपी बनेगा उसको भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। 30 हाउ मेनी डायरेक्ट एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वन क्रैब साइकिल। एक ही बनता है, एक क्रैब साइकिल में एक एटीपी डायरेक्ट बनता है। बाकी जो एनएडीएच की हम बात करेंगे तो वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब जाता है तो देन 3 एटीपी बनते हैं, लेकिन क्रैब साइकिल के अंदर एक ही बनता है। 31 1 molecule of NADPH2 during respiratory chain can generate 1 molecule of water। वाटर जनरेट होगा, ऑक्सीजन की वहां पर रिडक्शन होगी, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो जनरेट क्या करेगा? वाटर जनरेट होगा, एक मॉलिक्यूल अगर हम कहें तो 3 कहेंगे तो एटीपी आंसर था, यानी कि एटीपी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो एक कौन बनता है? वाटर। 32 1 molecule of FADH2 during the respiratory chain can generate how many ATPs। 2 एटीपी बनते हैं FADH2 से और 3 बनते हैं NADH2 से। नेक्स्ट वन 33 Chemiosmosis during respiratory chain is different from the light reaction having different coupling factors। इसके अलावा क्या चीज डिफरेंट होती है? एरिया डिफरेंट होता है, मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है, तो कपलिंग फैक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं, जिसका मतलब जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट वन 34 विच प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एटीपी क्रैब साइकिल के अंदर यूज नहीं होता, प्रोड्यूस होता है, बाकी दोनों चीजें यूज हो रही होती हैं। 35 एटीपी सिंथेस इज रेस्पिरेटरी चेन इज एम्बेडेड इन। तो आप लोगों को अगर कहा जाए एक और चीज चलेगी, मैं ये जरा क्लियर कर दूं, विच प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, सही है। 35 एटीपी सिंथेस इन रेस्पिरेटरी चेन इज एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो एटीपी सिंथेस असल में F1 पार्टिकल्स का दूसरा नाम है, और इन्हीं को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फिर इनको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। 36 यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये अगेन फोटोसिंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चन है। वाटर से इलेक्ट्रॉन PS2 के पास आएंगे, PS2 से PS1 के पास आएंगे, वहां से NADP के पास आएंगे और फिर NADPH2 बनेगा। तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन 37 इन प्रिमिटिव सेल, यानी कि जो हमारे पुराने सेल्स हैं, सो लाइक यीस्ट है, इन सम यूकैरियोटिक सेल्स सच एज यीस्ट। तो पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, इथाइल अल्कोहल भी बनती है, लैक्टिक एसिड नहीं बनता, वो बैक्टीरिया में बनता है या मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में बनता है। तो इसका आंसर था चार्ली, बोथ ए एंड बी। 38 लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन, अभी मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की स्पेशली बात करें, बाकी प्लांट्स के नाम है, टिश्यूज के नाम है, तो उसमें डेफिनेटली ये नहीं होगा। 39 What substance is generated by the fermentation। तो NAD से फर्मेंटेशन के दौरान NAD बनता है, NADH जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और NAD बनता है, और इसके साथ साथ पायरुविक एसिड की रिडक्शन होती है। 40 रेड्यूस सब्सटेंस इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन है? अभी मैंने बताया कि रिडक्शन किसकी होती है जी? पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट की। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको रिलीज कर दिया जाता है, बाकी चीजें यूजफुल होती हैं। 42 व्हाट इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज से ये प्रोसेस शुरू होगा, बहुत आसान था, बीटा ऑप्शन। 43 हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन क्रैब साइकिल। कोई एटीपी यूज नहीं होता, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, एक प्रोड्यूस जरूर होता है लेकिन यूज कोई नहीं होता। 44 व्हाट रोल डज ऑक्सीजन प्ले इन एरोबिक रेस्पिरेशन। डेल्टा ऑप्शन इट इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके बाद फिर इसकी रिडक्शन होगी और फिर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। 45 थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वो क्रैब साइकिल है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है, तीनों एक ही चीज के तीन नाम हैं, इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। 46 द करेक्ट
मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इनमें से क्या है? तो इसका आंसर था बीटा सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन सक्सिनाइल कोए, देन सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट और ऑक्सलेट। इसको याद रखने का एक तरीका है जी, सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी जो है मालिक्यूल। तो इस तरह से आप लोग अगर ये सेंटेंस याद रख लें तो इससे ये पूरा सीक्वेंस याद हो जाता है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटली कपल्ड, यानी कि किसका किसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फॉस्फोरिलेशन, चाहे वो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो चाहे वो ऑक्सीडेटिव हो, तो इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। बाकी ईटीसी साइटोसोल में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया का ग्लाइकोलाइसिस से कोई ताल्लुक नहीं, और फोटोलाइसिस का एनएडीपीएच की सिंथेसिस से कोई ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट वन 48, when the oxidized form of the FAD is reduced, तो इससे क्या बनेगा? ये FADH2 बनेगा, बहुत आसान था। 49, the eukaryotic cell obtains a net gain, तो नेट गेन कितना रही? एटीपी, नेट गेन है 36। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 होता है, यूकैरियोट्स के अंदर 36 होता है। इसकी डिटेल जो है वो आप लोगों को मैं अब किसी और वक्त समझाऊंगा। वैसे मैंने लेक्चर्स जो हैं वो पीछे, अगर आप लोग मेरा चैनल देखेंगे तो आपको बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर मिल जाएगा, और उसके अंदर ये मैंने सारी डिटेल बताई हुई है। तो मेरे वीडियोस के अंदर ही आपको ये नेट गेन की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में चले जाएं, बीएस की प्लेलिस्ट में भी मैंने ये बताया हुआ है, और इसी तरह से मैंने जो लेक्चर्स बायोएनर्जेटिक्स का दिया हुआ है उसमें भी ये बताया हुआ है। 50, रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल, ये लास्ट क्वेश्चन था। इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स एरिया को। तो क्रेब्स साइकिल कहां चलता है? मैट्रिक्स एरिया में। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा इनर कंपार्टमेंट। ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब जिसका जो स्कोर है वो जल्दी से मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके और ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं शुरू पे भी बता चुका हूं, लास्ट में दोबारा बता दूं, क्या करना है? आपने चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस करना है बेल आइकॉन, और अपनी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, +923466139239। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।